क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का हक होना चाहिए? ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा, डरावना और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन और मौत के बीच के उस धुंधले इलाके में ले जाता है जहां हम तय नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या। कोई अगर लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, असहनीय दर्द में है और खुद मौत को चुनना चाहता है, तो क्या हम उसे वो अधिकार दे सकते हैं? या फिर ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ होगा? इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय, संवेदनशील और गहराई भरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोई सीधी बहस नहीं है। यहाँ फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस तीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून या इमोशन का मामला नहीं, बल्कि इंसान के होने और न होने से जुड़ा है। ध्यान रहे, इस वीडियो का मकसद किसी को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि समझ बनाना है, ताकि हम मौत के बारे में सोचते वक्त सिर्फ डर से नहीं, समझ से काम लें। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग एक ऐसा विचार है जो इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार देने की बात करता है। एक ऐसी मौत जो जानबूझकर, सहमति से और करुणा के आधार पर दी जाती है, ताकि किसी व्यक्ति को असहनीय दर्द या लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिल सके। लेकिन जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो दिमाग में कई टेढ़े मेढ़े सवाल उठते हैं। क्या ये आत्महत्या है, हत्या है, या फिर इंसानियत की एक करुणामयी अभिव्यक्ति? यूथनेशिया शब्द की जड़ें ग्रीक भाषा में हैं, जहां ईयू का मतलब होता है अच्छा और थनाटोस का मतलब है मृत्यु, यानी एक अच्छी, शांत और पीड़ा मुक्त मृत्यु। लेकिन जैसे ही हम इसकी परिभाषा में उतरते हैं, हम देखते हैं कि ये कई प्रकारों में बटा हुआ है और हर प्रकार अपने साथ एक नई एथिकल, इमोशनल और लीगल उलझन लेकर आता है। सबसे पहले समझिए, वॉलंटियरी यूथनेसिया तब होती है जब व्यक्ति खुद स्पष्ट रूप से इच्छा जाहिर करता है कि वो मरना चाहता है। जैसे कोई कैंसर का मरीज जो अंतिम स्टेज में है और जानता है कि दर्द अब लगातार और असहनीय होगा, तो वह खुद कहता है कि अब मुझे और नहीं जीना। ये प्रकार उन देशों में वैध है जहां कानून व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान करता है, जैसे नेदरलैंड्स या बेल्जियम। फिर आता है इनवॉलंटरी यूथनेशिया, जिसमें व्यक्ति ने कभी इच्छा नहीं जाहिर की और न ही उसकी अनुमति ली गई, जैसे किसी कोमा में गए मरीज को बिना पूछे उसकी जिंदगी खत्म कर देना। इसे ज्यादातर देशों में गैर कानूनी और अनैतिक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की ऑटोनॉमी का उल्लंघन होता है। इसके बाद है नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया, जिसमें व्यक्ति की हालत ऐसी होती है कि वह अपनी इच्छा जाहिर करने में असमर्थ होता है, जैसे न्यूबॉर्न्स जिनमें गंभीर जेनेटिक बीमारियां हैं, या डिमेंशिया से जूझ रहे बुजुर्ग जो कुछ समझ नहीं पा रहे। तब उनके परिवार या डॉक्टर ये निर्णय लेते हैं। ये स्थिति सबसे ज्यादा मॉरल डायलेमा पैदा करती है, क्योंकि न तो सहमति होती है और न ही इनकार, बस अनुमान होता है कि शायद यही बेहतर होगा। अब बात करें एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया की। एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर या कोई व्यक्ति सीधे तौर पर ऐसी दवा देता है जिससे मृत्यु हो जाती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन देना जिससे दिल रुक जाए। ये ज्यादातर जगहों पर इलीगल है, क्योंकि इसे हत्या के समकक्ष माना जाता है। वहीं पैसिव यूथनेशिया में जीवन रक्षक उपकरणों को हटा दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब, यानी मौत को आने दिया जाता है, रोका नहीं जाता। पैसिव यूथनेशिया भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कुछ शर्तों के साथ लीगल है, जैसे यदि व्यक्ति की हालत इरिवर्सिबल है और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। यहाँ कंसेंट जरूरी है, या तो व्यक्ति ने पहले से लिख कर रखा हो, लिविंग विल, या फिर उसके परिवार की अनुमति से। अब सवाल आता है, असिस्टेड सुइसाइड और यूथनेशिया में क्या फ़र्क है? असिस्टेड सुइसाइड में व्यक्ति खुद मरने का एक्शन करता है, लेकिन उसे ज़रूरी साधन कोई और देता है, जैसे डॉक्टर उसे ऐसा झड़ देता है जिसे वो खुद पीता है। जबकि यूथनेशिया में मौत की प्रक्रिया खुद दूसरा व्यक्ति करता है, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है। ये लीगल बाउंड्रीज अक्सर धुंधली होती हैं और देश दर देश अलग अलग नियम हैं।
स्विट्जरलैंड में सहायता से आत्महत्या कानूनी है, वहीं यूथनेशिया नहीं। वहीं नेदरलैंड्स में दोनों कानूनी हैं, कुछ शर्तों के साथ। इंडिया में असिस्टेड सुइसाइड भी अपराध माना जाता है आईपीसी की धारा 306 और 309 के तहत, लेकिन समय के साथ इस पर बहस तेज हो रही है। अब इन सभी डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशंस के बीच एक कॉमन थ्रेड है, दर्द। वो दर्द जो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई मरना चाहता है, बल्कि ये कि क्यों मरना चाहता है। क्या दर्द इतना ज्यादा है कि जीने की इच्छा खत्म हो गई है, या फिर व्यक्ति अकेलेपन, डिप्रेशन या अबैंडनमेंट की भावना से टूट चुका है। इसीलिए हर केस को केवल टाइप्स के तहत नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी होता है। यूथनेशिया का मुद्दा मेडिकल एथिक्स की उस हद को छूता है जहां डॉक्टर का धर्म, डू नो हार्म, खुद एक सवाल बन जाता है। क्या पीड़ा में जीने देना हार्म नहीं है? क्या किसी को मौत देना हीलिंग का एक रूप हो सकता है? यहाँ एक और दिलचस्प और उलझन भरी बात आती है, डिग्निटी। कई लोग कहते हैं कि उन्हें डिग्निटी इन डेथ चाहिए, यानी ऐसी मौत जो उन्हें एक इंसान की तरह विदा करे, न कि एक टूटी मशीन की तरह जो आईसीयू में वायर से लिपटा हो। कुछ का मानना है कि अगर जीवन में हम अपने फैसले खुद लेते हैं तो मृत्यु पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण केवल प्रकृति या ईश्वर के पास होना चाहिए, इंसान के पास नहीं। ये बहस मोरालिटी और पर्सनल फ्रीडम की टकराहट है, जहां न कोई बिल्कुल सही है, न कोई पूरी तरह गलत। अब मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के कारण इंसान की जिंदगी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन क्या वो बेहतर भी हो गई है? अगर कोई व्यक्ति सालों तक अनकॉन्शियस पड़ा है, बिना किसी अवेयरनेस के, तो क्या उसे बस जिंदा रखना ही सही है, या फिर लेटिंग गो ज्यादा ह्यूमन है? ऐसे में यूथनेशिया सिर्फ मौत का निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत दर्शन बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यूथनेशिया सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर के बीच का मामला है, लेकिन असल में इसमें परिवार, कानून, धर्म, समाज और पूरे वैल्यू सिस्टम का टकराव शामिल होता है। अंत में यूथनेशिया को समझना सिर्फ परिभाषा याद करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें मृत्यु को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। क्या मृत्यु हार है या मुक्ति? क्या दर्द से राहत पाना कमजोरी है या साहस? ये सवाल हमें चुनौती देते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को, हमारी मेडिकल एथिक्स को और हमारे इंसानी वैल्यूज को। यूथनेशिया का मुद्दा हमें फोर्स्ड करता है कि हम मौत को एक बार फिर से सोचें, एक दुखद अंत नहीं, बल्कि कभी कभी एक जरूरी विकल्प के रूप में। जब इंसान के पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, तब शायद मौत ही वो आखिरी चीज होती है जिस पर उसका हक होना चाहिए। लेकिन वो हक सिर्फ इमोशन से नहीं, समझ, कंपैशन और डिग्निटी से भरा होना चाहिए। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये इंसान के इतिहास में बहुत पुराने समय से मौजूद रहा है। बस इसके नाम, रूप और सोच समय के साथ बदलते गए। जब हम सोचते हैं कि मृत्यु को चुनने का अधिकार क्या एक आधुनिक सवाल है, तो असल में हम इतिहास की उन परतों को भूल जाते हैं जहां जीवन और मृत्यु को लेकर इंसानों की सोच बहुत अलग हुआ करती थी। प्राचीन ग्रीक सभ्यता में जहां फिलॉसफी का उदय हुआ, वहीं पर यूथनेशिया का विचार भी पहली बार उभरा। प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने माना कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, तो उसे मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि उसका जीवन एक बोझ न बन जाए, न खुद के लिए न समाज के लिए। हिपोक्रेटिस, जो मॉडर्न मेडिसिन के पिता माने जाते हैं, उन्होंने अपनी फेमस ओथ में कहा था, मैं किसी को भी अगर पूछा जाए तो कोई मारने वाली दवा नहीं दूंगा। यानी वो मरीज को जानबूझकर मारने वाली कोई दवा नहीं देंगे। लेकिन ये ओथ ही ये भी दिखाता है कि उस समय भी मरीजों द्वारा ऐसी मांगें होती थीं और डॉक्टरों को इस एथिकल द्वंद्व का सामना करना पड़ता था। रोमन साम्राज्य में यूथनेशिया को एक प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता था। वहाँ के कुछ कानून इस बात की इजाज़त देते थे कि यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा, बीमार और अपने जीवन से थक चुका है, तो वह खुद को मृत्यु देने का निर्णय ले सकता है। उन्हें ये निर्णय सम्मानजनक माना जाता था, खासकर अगर उसकी वजह
समाज पर बोझ न बनना हो। इसी तरह भारत की बात करें तो यहाँ की संस्कृति में भी ऐसे विचार हमेशा से रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग रूप में। प्रयोपवेषण और संथारा जैसी प्रथाएं हमारे धार्मिक इतिहास में दर्ज हैं। प्रयोपवेषण यानी खाना पीना त्याग कर मृत्यु को स्वीकार करना, ये साधु संतों द्वारा अपनाई जाने वाली परंपरा थी जब उन्हें लगता था कि अब उनका शरीर और साधना किसी अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जैन धर्म में संथारा एक वैराग्यपूर्ण मृत्यु मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से धीरे धीरे मृत्यु को स्वीकार करता है। लेकिन क्या ये यूथनेशिया है? तकनीकी तौर पर नहीं, लेकिन विचार वही है। जब जीवन अब सार्थक नहीं रह गया, तब मृत्यु को अपनाना। मध्य युग आते आते मौत की सोच पर धर्म का प्रभाव गहरा हो गया। खासकर ईसाई धर्म में मौत को भगवान का निर्णय माना गया और आत्महत्या को पाप। यही सोच धीरे धीरे यूरोप के मेडिकल एथिक्स में घुसती चली गई। का मानना था कि जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है और किसी इंसान द्वारा अपनी मृत्यु को तय करना डिवाइन विल के खिलाफ जाना है। इस सोच के कारण बहुत लंबे समय तक यूथनेशिया को अपराध माना गया और इसके बारे में बात करना भी गुनाह जैसा हो गया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की और एनलाइटनमेंट एज ने ह्यूमन रीजन और लॉजिक को महत्व देना शुरू किया, वैसे वैसे ये सवाल फिर उठने लगे। क्या मृत्यु को कंट्रोल करना वाकई गलत है? क्या ये ऑटोनॉमी का हिस्सा नहीं है? 19वीं और 20वीं सदी में मेडिकल एडवांसमेंट ने इंसान की जिंदगी को लंबा करना शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक्स, सर्जरी और आईसीयू जैसी सुविधाओं ने मौत को टालना शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ एक अजीब सवाल भी उठ खड़ा हुआ। अगर हम जिंदगी को जबरन बढ़ा सकते हैं, तो क्या हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए? यही वह दौर था जब यूथनेशिया फिर से चर्चा में आया, खासकर तब जब लोग मशीन्स के सहारे जिंदा रखे जाने लगे। अब मृत्यु एक नैतिक प्रश्न बन चुकी थी, न कि सिर्फ जैविक। लेकिन इस डिबेट को असली जमीन मिली वर्ल्ड वॉर II के बाद। नाजी जर्मनी ने यूथनेशिया के नाम पर लाखों मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की हत्या कर दी, जिसे वो लाइफ अनवर्दी ऑफ लाइफ कहते थे। इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। अब यूथनेशिया एक खतरनाक शब्द बन चुका था, क्योंकि इसका दुरुपयोग देखा गया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ देशों में धीरे धीरे इसकी एथिकल और कंपैशनेट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाने लगा। 1970 के दशक में अमेरिका में कैरन एन क्विनलन नाम की लड़की को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। वह कोमा में थी और डॉक्टर उसे वेंटिलेटर से हटाना नहीं चाहते थे। परिवार की इच्छा और अदालत के आदेश के बाद वेंटिलेटर हटाया गया और यह पैसिव यूथनेशिया का एक लैंडमार्क केस बन गया। इतिहास में यूथनेशिया का सफर ऐसा रहा है, कभी करुणा का प्रतीक, कभी अपराध का रूप, कभी धार्मिक अनादर, और अब धीरे धीरे मानवाधिकार की भाषा में बदलता हुआ। ये सफर दिखाता है कि मृत्यु के प्रति हमारी सोच हमेशा स्थिर नहीं रही, बल्कि समय, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रही है। पहले मृत्यु एक नैसर्गिक घटना थी, जैसी आए वैसी स्वीकार कर ली। फिर वो मेडिकल एडवांसमेंट के कारण एक टालने योग्य चीज बन गई। और अब जब हम मौत को टाल सकते हैं, तो यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है, क्या हर जिंदगी को खींचते जाना सही है, या फिर किसी किसी मोड़ पर छोड़ देना ज्यादा मानवीय है? इतिहास हमें सिखाता है कि यूथनेशिया न तो एकदम नया विचार है, न ही इसका कोई एक रूप है। ये विचार बार बार जन्म लेता है, कभी प्लेटो की किताबों में, कभी संतों की समाधि में, कभी अदालतों की दलीलों में, और कभी किसी दर्द से कराहते इंसान की आंखों में। हर दौर में इंसान ने जीवन को समझने की कोशिश की है, और जब वह असहनीय हो गया तो मृत्यु को भी। और यही इतिहास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यूथनेशिया सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, ये इंसान की सबसे गहरी जरूरत, सबसे छुपी हुई पीड़ा और सबसे संवेदनशील आत्मसम्मान की कहानी है। ये वो सवाल है जो बार बार उठेगा और शायद हमेशा उठता रहेगा, क्योंकि जहां जिंदगी है वहां दर्द भी है, और जहां दर्द है वहां कभी ना कभी मृत्यु की मांग भी। अरुणा शानबाग की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया पर हुई सबसे बड़ी नैतिक,
कानूनी और भावनात्मक बहस की शुरुआत है। 27 नवंबर 1973 को मुंबई के केम अस्पताल में काम करने वाली 25 वर्षीय नर्स अरुणा पर एक वार्ड बॉय ने हमला किया। उसने उसे जंजीर से बांध दिया, गला घोंटने की कोशिश की और यौन शोषण किया। इस हमले के कारण अरुणा को गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ और वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में चली गई। वह ना बोल सकती थी, न चल सकती थी और ना ही किसी पर प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन उसका दिल धड़कता रहा अगले 42 साल तक। केम अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वर्षों तक उसकी देखभाल की, खाना खिलाया, सफाई की और साथ निभाया। साल 2011 में जर्नलिस्ट और लेखिका पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें अरुणा के लिए पैसिव यूथनेशिया की अनुमति मांगी गई, यह दलील देते हुए कि उसकी दशकों की पीड़ा को खत्म करना अब दया का काम होगा। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग दो खेमों में बंट गए। एक ओर वे लोग थे जो कहते थे कि यह मर्सी किलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ सांसें लेने से नहीं चलता। दूसरी ओर वे लोग थे, जिनमें अस्पताल के स्टाफ भी शामिल थे, जो कहते थे कि जब तक वह जीवित है उसकी देखभाल करना उनका नैतिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी वीरानी की याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन पहली बार भारत में पैसिव यूथनेशिया को सशर्त मंजूरी दे दी, यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट की अनुमति से जीवन रक्षक मशीनें हटाई जा सकती हैं। यह निर्णय ऐतिहासिक था, क्योंकि इसने भारत में यूथनेशिया पर एक कानूनी रास्ता खोल दिया। अरुणा की स्थिति किसी को भी भीतर से झकझोर सकती थी। 42 साल तक एक बिस्तर पर लेटे रहना, बिना किसी भाव, बिना किसी संपर्क और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इसने यह जरूर तय कर दिया कि मृत्यु की गरिमा यानी डिग्निटी इन डेथ भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन की गरिमा। अरुणा की कहानी ने भारतीय समाज में करुणा बनाम हत्या, मेडिकल एथिक्स बनाम मानवीय संवेदना जैसे बड़े सवालों को जन्म दिया। उसने डॉक्टरों, न्यायाधीशों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए जिंदा रखें क्योंकि हम तकनीकी रूप से रख सकते हैं, भले ही वो व्यक्ति दर्द में हो या पूरी तरह निष्क्रिय हो। अरुणा शानबाग की मृत्यु 18 मई 2015 को हुई, 66 वर्ष की उम्र में, उसी अस्पताल में जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल देखे। उसकी कहानी एक महिला की चुप्पी में छुपे दर्द, एक समाज की नैतिक उलझनों और कानून के बदलते रुख की कहानी है। उसने हमें यह सिखाया कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी पुकार होती है और उस पुकार को सुनने के लिए संवेदना, समझदारी और साहस की जरूरत होती है। आज जब हम यूथनेशिया की बात करते हैं तो अरुणा शानबाग का नाम एक ऐसी लौ की तरह जलता है जिसने चुप रहकर भी पूरे देश को जगा दिया। यूथनेशिया को जब हम फिलॉसफी की नज़र से देखते हैं तो यह सिर्फ जीवन या मृत्यु का सवाल नहीं रह जाता। ये बन जाता है इंसान की स्वतंत्रता, नैतिकता, आत्मस्वाभिमान और अस्तित्व के अर्थ का सबसे जटिल और गहरा प्रश्न। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का मकसद हमेशा से यही रहा है, जीवन के मूलभूत सवालों को समझना, जैसे कि मैं कौन हूं, जीना क्यों जरूरी है और क्या मौत एक अंत है या एक विकल्प। जब कोई इंसान कहता है कि वह अब नहीं जीना चाहता, कि उसकी सफरिंग, उसकी सोच, उसकी इच्छा और उसकी चेतना से बड़ी हो गई है, तब फिलॉसफी हमें रोकती है, सोचने को मजबूर करती है कि क्या यह सिर्फ पर्सनल पेन है या एक अस्तित्वात्मक फैसला। एग्जिस्टेंशलिज्म के थिंकर्स जैसे जॉन पॉल सार्त्र और एल्बर कम्यू ने हमेशा इंसान की आज़ादी, उसकी चॉइस और उसकी जिम्मेदारी की बात की। सार्त्र के मुताबिक इंसान अपने चॉइसेस से खुद को गढ़ता है, वो नसीब का गुलाम नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को चुनता है तो क्या ये उसकी सबसे अल्टीमेट फ्रीडम नहीं है? कम्यू ने जरूर सुइसाइड को एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब जीवन में अर्थ नहीं बचता तो आत्महत्या एक गहराई से उठी हुई प्रतिक्रिया हो सकती है। हालांकि उन्होंने अब्सर्डिज्म के रास्ते जिंदगी को चुनने की बात की।
लेकिन उनके विचारों में छिपी एक ईमानदार स्वीकृति थी कि कुछ लोग उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां जीवन बोझ लगता है। दूसरी तरफ अगर हम यूटिलिटेरियन थिंकर्स जैसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल को देखें तो वहां यूथनेशिया को पूरी तरह से मोरल और राइट माना गया है, अगर उसका उद्देश्य सफरिंग को खत्म करना है। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि किसी भी निर्णय का सही या गलत इस बात पर निर्भर करता है कि वह निर्णय सबसे ज्यादा लोगों को सुख देता है या नहीं। अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए जीवन केवल दर्द, बेबसी बन चुका है और उसकी मृत्यु उसे शांति दे सकती है, तो वो मृत्यु राइट है, मॉरल है, क्योंकि वो व्यक्ति के दुख को खत्म करती है। और अगर उस इंसान के जिंदा रहने से उसके प्रियजनों पर भी इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, तो यूथनेशिया पूरे समूह के लिए एक बेहतर स्थिति बना सकती है। बेंथम की सोच ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर यूथनेशिया के पक्ष में एक तर्क बन जाती है। वहीं कंटियन फिलॉसफी इस विचार को पूरी तरह रिजेक्ट करती है। इमैनुअल कांट का मानना था कि इंसान कभी भी केवल एक साधन नहीं हो सकता, वह हमेशा एक एंड इन हिमसेल्फ होता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी को किसी लक्ष्य के लिए यूज नहीं कर सकते, यहां तक कि खुद को भी नहीं। कांट के अनुसार आत्महत्या या यूथनेशिया इसलिए इमोरल है क्योंकि इसमें इंसान खुद को एक साधन बना देता है, दुख से भागने का साधन या परिवार को बर्डन से बचाने का साधन। कांट मानते थे कि इंसान की चेतना, उसकी नैतिकता और उसकी रैशनल थिंकिंग उसे इस योग्य बनाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में जीवन को समझदारी से जी सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कांट के लिए जीवन एक कर्तव्य है जो हमें निभाना होता है, न कि छोड़ देना। अब अगर हम ईस्टर्न फिलॉसफीज को देखें तो वहां यूथनेशिया के प्रति सोच और भी जटिल हो जाती है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों ही धर्म जीवन को पवित्र मानते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से। हिंदुइज्म में आत्मा अमर मानी जाती है और शरीर एक साधन है, लेकिन फिर भी आत्महत्या को पाप माना गया है क्योंकि ये कर्म चक्र में बाधा डालती है। लेकिन इसी में मोक्ष का विचार भी है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, पीड़ा से छुटकारा है। ऐसे में जब एक व्यक्ति कहता है कि उसे जीवन से मोक्ष चाहिए, तो क्या वो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बोल रहा है या शारीरिक रूप से भी? ये डिस्टिंक्शन अक्सर स्पष्ट नहीं होती, लेकिन यूथनेशिया को एक तरह का मोक्ष मानना कई लोगों की सोच में आता है। बुद्धिज्म में सफरिंग को जीवन का मूल सत्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि सफरिंग से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। बुद्धिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि मृत्यु का समय जबरन तय करना अटैचमेंट या अवर्जन का प्रतीक है और इससे एनलाइटनमेंट की यात्रा टूट सकती है। जैनिज्म में संथारा जैसी परंपरा इस सोच को थोड़ा अलग दिशा देती है, जहां धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाना एक तपस्या मानी जाती है, अगर वह पूरी चेतना और डिटैच्ड भाव से हो। तो क्या ये यूथनेशिया है? शायद नहीं, लेकिन यह दिखाता है कि जीवन को छोड़ने का निर्णय भी आध्यात्मिक हो सकता है, अगर उसका आधार सही हो। अब अगर हम वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी को देखें तो वहां ऑटोनॉमी सबसे बड़ा मूल्य बनकर उभरता है। जॉन लॉक जैसे थिंकर्स ने कहा था कि हर इंसान का अपना शरीर उस पर उसका नेचुरल राइट है, और मॉडर्न बायोएथिक्स ने इसे राइट टू डाई के रूप में स्वीकार किया। जब किसी की सोच स्पष्ट है, जब वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है और जब वो बार बार यही कह रहा है कि अब जीना नहीं चाहता, तो क्या समाज को उसकी ऑटोनॉमी का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या हम उसकी मृत्यु को रोककर उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे? यहां पर हम एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। एक तरफ ऑटोनॉमी है, दूसरी तरफ सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। क्या जीवन अपने आप में इतना पवित्र है कि उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, या फिर जीवन की गरिमा व्यक्ति की पसंद से तय होती है? फिलॉसफी हमें यह नहीं सिखाती कि यूथनेशिया सही है या गलत, बल्कि यह सिखाती है कि यह प्रश्न सरल नहीं है। ये एक ऐसी एथिकल जटिलता है जहां हर लॉजिक के पीछे एक डीपर फीलिंग छुपी है, और हर फीलिंग के पीछे एक डर, एक आशा या एक अनुभव। यूथनेशिया पर कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की सफरिंग, सोच और परिस्थिति अलग होती है। लेकिन फिलॉसफी हमें इस सवाल को ठीक से पूछना सिखाती है
क्या मृत्यु से डरना जरूरी है? क्या पीड़ा से मुक्ति पाना पाप है? क्या किसी को जीने के लिए मजबूर करना, भले ही वो जीना न चाहे, ये नैतिक है? इन सवालों में ही यूथनेशिया की पूरी गहराई छुपी है। फिलॉसफी की खूबसूरती यही है कि ये हमें एक निश्चित जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सोचने लायक बनाती है। यूथनेशिया के सवाल में न केवल डेथ शामिल है, बल्कि डिग्निटी, फ्रीडम, कंपैशन और जस्टिस जैसे मूल्य भी शामिल हैं। और जब तक हम इन मूल्यों को गहराई से नहीं समझते, तब तक हम न तो किसी की मृत्यु का सम्मान कर सकते हैं, न ही उसके जीवन का। इसलिए यूथनेशिया पर विचार करना एक फिलोसॉफिकल यात्रा है, जो हमें जीवन की सीमाओं को समझने के साथ साथ मानवता की संभावनाओं तक ले जाती है। यूथनेशिया को जब हम साइकोलॉजी की नज़र से देखते हैं, तो हम एकदम अलग, बहुत ही पर्सनल और गहराई भरे क्षेत्र में कदम रखते हैं। वो इलाका जहां इंसान का दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके मन, भावना, सोच, आत्मसम्मान और जीवन के अर्थ तक फैल जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की इच्छा जताता है, तो क्या वो सचमुच स्वतंत्र सोच से फैसला ले रहा है, या वो डिप्रेशन, ट्रॉमा, आइसोलेशन या होपलेसनेस की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है? यही सवाल साइकोलॉजी के दायरे में आता है, क्योंकि शरीर की बीमारी को तो हम जांच सकते हैं, लेकिन मन की पीड़ा को नापना आसान नहीं होता। कई बार वो व्यक्ति जो बाहर से शांत और स्थिर दिखता है, अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, और उसका मैं मरना चाहता हूं केवल एक क्राई फॉर हेल्प होता है, न कि असल में मरने की इच्छा। इसीलिए साइकाइट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी यूथनेशिया के केसेस में एक सेंट्रल भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह जरूरी हो जाता है समझना कि क्या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिसीजन लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, या उसकी इच्छा उस पीड़ा का परिणाम है जिसे मन ने अब्जॉर्ब कर लिया है। कई रिसर्च और केस स्टडीज ये दिखाते हैं कि लंबे समय तक क्रॉनिक इलनेस में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी आम है, और कई बार उनका इच्छा मृत्यु का आग्रह इसी मानसिक स्थिति से पैदा होता है। खासकर जब व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि उसका जीवन अब दूसरों पर बोझ बन चुका है, उसकी गरिमा छिन चुकी है, और वो अब अपने शरीर पर या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, तब उसकी इच्छा मृत्यु की ओर बढ़ सकती है। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ एक सवाल खड़ा करती है, क्या ये इच्छा स्थायी है? क्या ये रिवर्सिबल है? कई बार जब ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट, प्रॉपर काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है, तो वो धीरे धीरे जीवन की ओर लौटने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी सफरिंग का अनुभव बदल जाता है, क्योंकि हमारी सफरिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो हमारे सोचने के तरीके से भी जुड़ी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसे टूल्स ऐसे कई मामलों में सफल साबित हुए हैं, जहां व्यक्ति ने यूथनेशिया की डिमांड वापस ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे सुना गया, समझा गया और उससे जुड़कर उसका दर्द बांटा गया। अब बात करें उन मामलों की जहां व्यक्ति मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल है, उसकी सोच साफ है, इमोशंस बैलेंस्ड है, और फिर भी वह मौत को चुनता है। ऐसे मामलों में साइकोलॉजी उसे इरैशनल नहीं मानती, बल्कि उसे एग्जिस्टेंशियल रियलिटी मानकर विश्लेषण करती है। विक्टर फ्रैंकल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब जीवन में मीनिंग नहीं बचता, तब मृत्यु की इच्छा पैदा हो सकती है। फ्रैंकल खुद एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, और उन्होंने देखा था कि वही लोग जिंदा बचे जो अपने सफरिंग में कोई पर्पस ढूंढ पाए। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि हर किसी के लिए वो पर्पस ढूंढ पाना संभव नहीं होता, और ऐसे में यूथनेशिया का विचार एक रैशनल आउटकम भी हो सकता है। लोगोथेरेपी का सिद्धांत ये कहता है कि इंसान को जीने के लिए एक क्यों चाहिए होता है। अगर वो क्यों खो जाए, तो कैसे जीना है वो खुद ही बेमानी लगने लगता है। इसी बीच साइकोलॉजी हमें एक और चुनौतीपूर्ण पहलू दिखाती है, आइडेंटिटी लॉस का। जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है, या उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देना बंद कर देता है, जैसे पैरालिसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एडवांस्ड कैंसर में होता है, तो उसे सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता, बल्कि वो खुद को खोने लगता है। उसे लगता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी था। उसकी आइडेंटिटी, उसकी ऑटोनॉमी, उसका सेल्फ वर्थ सब छिन गया है। ये मानसिक स्थिति उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां मृत्यु
एक रेस्टोरेशन ऑफ सेल्फ लगती है, एक आखिरी मौका अपनी इच्छा से कुछ तय करने का। और यही साइकोलॉजी के लिए सबसे कठिन निर्णय बन जाता है, क्योंकि अब वो पीड़ा मेजरेबल नहीं होती, लेकिन रियल होती है। इसके अलावा केयर गिवर्स का साइकोलॉजी पर प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जो लोग किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे होते हैं, वो उसके दर्द, उसकी लाचारी और उसकी डिपेंडेंसी को रोज देखते हैं। कई बार बीमार व्यक्ति ये सब देख समझकर गिल्ट में डूब जाता है कि वो दूसरों के जीवन को कंज्यूम कर रहा है, और यही गिल्ट उसे आत्म मूल्य में गिरा देता है। फिर वह कहने लगता है, मैं क्यों जी रहा हूं? लेकिन असल में वो पूछ रहा होता है, मैं अब किसके लिए जी रहा हूं? और जब इसका उत्तर नहीं मिलता, तब यूथनेशिया एक समझदारी भरा विकल्प लगने लगता है। अब बात करते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या शिज़ोफ्रेनिया जैसे न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की, जिनमें व्यक्ति की सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कंसेंट की वैधता खतरे में आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति पहले यूथनेशिया चाहता था, लेकिन अब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो गई है, तो क्या उसकी पहले की इच्छा को माना जाए? और अगर वो अब मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मानसिक विकृति पहले की इच्छा से टकराती है, तो किसे सही माना जाए? ये एथिकल, लीगल और साइकोलॉजिकल हर दृष्टिकोण से एक बहुत गहरा ग्रे एरिया है। और इसलिए ऐसे मामलों में कई देश सिर्फ तब यूथनेशिया को अनुमति देते हैं जब व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रमाणित हो। सुइसिडोलॉजी एक अलग शाखा जो आत्महत्या को समझती है, वो भी यूथनेशिया की मानसिक आधार को समझने में मदद करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हर आत्महत्या पैथोलॉजिकल नहीं होती। कुछ सुइसाइड्स फिलोसॉफिकल या एग्जिस्टेंशियल भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सुइसाइड और यूथनेशिया के बीच साइकोलॉजी एक साफ अंतर खींचती है। सुइसाइड अक्सर इम्पल्सिव एक्ट होता है, जबकि यूथनेशिया एक प्रोसेस है जिसमें सोच, मूल्यांकन और संवाद होता है। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट्स यूथनेशिया को केवल मौत की इच्छा के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक लंबी इमोशनल जर्नी के कल्मिनेशन के रूप में देखते हैं। अंत में साइकोलॉजी हमें यूथनेशिया के मामले में कंपैशन की ज़रूरत का एहसास कराती है, जजमेंट की नहीं। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की सफरिंग अलग होती है, हर मन की सीमाएं अलग होती हैं, और हर जीवन की कहानी अपने अनुभवों से बनी होती है। कुछ लोग बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं, और कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं, लेकिन फिर भी जीने की जिद रखते हैं। साइकोलॉजी यूथनेशिया को न तो ग्लोरीफाई करती है और न डीमोनाइज। वह बस यह चाहती है कि निर्णय इन्फॉर्म्ड हो, कॉन्शियस हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, किसी इंटरनल डार्कनेस से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से लिया गया हो। इसलिए जब कोई कहता है अब मैं और नहीं जी सकता, तो साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि उसे रोक दो या समझाओ। वो हमें सिखाती है कि पहले उसे पूरी तरह समझो, सुनो और महसूस करो, क्योंकि शायद उसकी मौत की मांग असल में उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी पुकार हो, जिसे अगर वक्त पर सुना गया तो शायद वो पुकार बदल जाए। जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक ऑर्गन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस केंद्र की बात कर रहे होते हैं जहां हमारी चेतना, सोच, भावना, दर्द और जीवन का अनुभव जन्म लेता है। न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान हमें बताता है कि मौत का अनुभव सिर्फ हार्ट स्टॉप होने से नहीं होता, बल्कि एक पूरा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें दिमाग धीरे धीरे शट डाउन होता है। यूथनेशिया के संदर्भ में न्यूरोसाइंस ये समझने की कोशिश करता है कि जब इंसान टर्मिनल इलनेस से जूझ रहा होता है, तब उसका मस्तिष्क दर्द को कैसे रजिस्टर करता है, उसकी चेतना किस हद तक एक्टिव होती है, और क्या वास्तव में उस स्थिति में व्यक्ति खुद डिसीजन लेने की हालत में होता है या नहीं। ब्रेन में पेन परसेप्शन, कॉन्शियसनेस और इमोशनल प्रोसेसिंग तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब कोई व्यक्ति बेहद क्रॉनिक पेन में होता है और उसकी बॉडी मॉर्फिन या अन्य ड्रग्स पर निर्भर हो जाती है, तब ब्रेन का रिस्पॉन्स अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे निर्णय लेने और एथिकल जजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसी के साथ लिम्बिक सिस्टम यानी हमारा इमोशनल सेंटर लगातार डिस्ट्रेस
और होपलेसनेस से भर जाता है, जिससे सुइसाइडल थॉट्स भी उभर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये थॉट्स उसकी असली इच्छा हैं या सिर्फ पेन की टेम्पररी आउटकम। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब पेन का थ्रेशहोल्ड असहनीय हो जाता है तो ब्रेन की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी धीमी पड़ने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति डेथ सीकिंग बिहेवियर दिखाता है, जो एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एक्सट्रीम सफरिंग के खिलाफ। यूथनेशिया के समर्थन में यह आर्ग्यूमेंट आता है कि जब ब्रेन खुद हार मानने लगता है तब आर्टिफिशियली बॉडी को जिंदा रखना एक तरह की यातना हो सकती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी जैसे उपकरणों से पता चलता है कि वेजिटेटिव स्टेट में भी कुछ समय तक ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति फुली अवेयर है। कई बार शरीर रिस्पॉन्स नहीं करता, मगर ब्रेन सिग्नल्स अभी भी सर्कुलेट हो रहे होते हैं, यानी व्यक्ति ट्रैप्ड कॉन्शियसनेस में होता है, जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब सोचिए, जब इंसान बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, लेकिन सब महसूस कर सकता है, क्या यह जिंदगी है? न्यूरोसाइंस इसी स्थिति को साइंटिफिकली समझकर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमें ऐसे सफरिंग को लंबा खींचना चाहिए या शांतिपूर्ण अंत की इजाजत देनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है टर्मिनल ल्यूसिडिटी, जिसमें मरने से ठीक पहले कुछ मरीज अचानक कॉन्शियस हो जाते हैं, बात करने लगते हैं। न्यूरोसाइंस अभी भी इस फिनोमिनॉन को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, मगर ये दिखाता है कि ब्रेन का डिक्लाइन लाइनियर नहीं होता। इसी वजह से यूथनेशिया में एथिकल डिलेमा और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस बिंदु पर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस इरिवर्सिबली खत्म हो चुकी है। ब्रेन डेथ और कोमा में फर्क होता है। ब्रेन डेथ का मतलब है पूरा इरिवर्सिबल शटडाउन, जबकि कोमा में चांसेस होते हैं कि रिकवरी हो सके। इसलिए कई देशों में यूथनेशिया को अलाउ करने से पहले ये न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स ज़रूरी होते हैं। फंक्शनल एमआरआई और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी स्कैन जैसे टूल्स से देखा जाता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस की मदद से हम ये भी समझते हैं कि कुछ पेशेंट्स का ब्रेन इतनी धीमी गति से डिक्लाइन करता है कि उनकी सफरिंग लंबी हो जाती है, न वो जीते हैं न मरते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूथनेशिया को एक कंपैशनेट चॉइस माना जाता है। साथ ही न्यूरोसाइंस ये भी दिखाता है कि जब किसी को यह पता चलता है कि अब वो फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि कब और कैसे जाना है, तो ब्रेन में एंग्जाइटी और पैनिक के सिग्नल्स कम होने लगते हैं। यानी ऑटोनॉमी और कंट्रोल की भावना व्यक्ति को थोड़ा शांत करती है, भले वो यूथनेशिया को चूज करे या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दर्द यूथनेशिया का हल है, बल्कि न्यूरोसाइंस ये सिखाता है कि हमें हर स्थिति को डीपली समझकर निर्णय लेना चाहिए, न कि सिर्फ भावनाओं से। पेन मैनेजमेंट, पैलिएटिव केयर और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जैसे ऑप्शंस के बावजूद कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां कोई रास्ता नहीं बचता, जैसे एडवांस्ड एएलएस यानी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी के वे नर्व सेल्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं जो मांसपेशियों को कंट्रोल करते हैं। इससे धीरे धीरे हाथ पैर बोलने, निगलने और सांस लेने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शुरुआत में हाथ पैरों में कमज़ोरी या झटके लगते हैं, लेकिन समय के साथ शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। व्यक्ति का दिमाग और सोचने की शक्ति सामान्य रहती है, लेकिन शरीर जवाब देना बंद कर देता है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, बस लक्षणों को थोड़ा कम किया जा सकता है। इन डिजीजेज में ब्रेन स्लोली बॉडी को शट डाउन करता है और पेशेंट बस सब कुछ महसूस करते हुए इंतज़ार करता है। ऐसे में न्यूरोसाइंस ये बताता है कि सफरिंग का न्यूरोलॉजिकल एंड पॉइंट कहाँ है, और वहाँ यूथनेशिया एक डिग्निफाइड एग्जिट बन सकता है। मगर कॉशन भी ज़रूरी है, हर ब्रेन की जर्नी अलग होती है। वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी हालत होती है जब इंसान जिंदा होता है, लेकिन उसके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने का काम करता है, काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की आंखें खुल सकती हैं, वो सांस ले सकता है, सो और जाग सकता है, लेकिन उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई होश नहीं होता। वो किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, न कुछ महसूस करता है।
ये स्थिति किसी गंभीर ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक या कोमा के बाद हो सकती है। कभी कभी ये हालत कुछ दिनों में सुधरती है, लेकिन कई बार ये सालों तक चलती है। कोई पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में भी अनअवेयर होता है, तो कोई उसमें पूरी तरह कॉन्शियस होता है। इसलिए न्यूरोसाइंस सिर्फ टूल्स नहीं देता, बल्कि हमें एक समझ देता है कि हम कब मेडिकली इंटरवेंशन कर सकते हैं और कब नहीं। न्यूरोसाइंस के इस नज़रिए से यूथनेशिया सिर्फ एक मॉरल या इमोशनल इशू नहीं रह जाता, बल्कि एक साइंटिफिकली ग्राउंडेड ह्यूमन राइट्स इशू बन जाता है, जिसमें इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं, सम्मानपूर्वक जाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हर केस में साइंटिफिक क्लैरिटी और सेंसिटिविटी दोनों चाहिए, ताकि न हम उम्मीद को जल्दी छोड़ें, न जिंदगी को जबरन खींचें। यूथनेशिया को लेकर दुनिया भर में काफ़ी अलग अलग नियम और विचारधाराएं हैं। कहीं इसे इंसान का मौलिक अधिकार माना जाता है, तो कहीं इसे सख्ती से अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अलग अलग देशों की संस्कृति, धर्म, कानून और समाज की सोच इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं नेदरलैंड्स की, जहां 2002 में यूथनेशिया को लीगल कर दिया गया था। ये पहला देश था जिसने इच्छा मृत्यु को एक मेडिकल प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा और उसे बाकायदा नियमों में बांधा। वहां अगर कोई व्यक्ति गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसका दर्द असहनीय है, तो डॉक्टर की निगरानी में उसे यूथनेशिया का विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे मरीज की सहमति, 2 डॉक्टर्स की राय और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन। बेल्जियम और लक्समबर्ग ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया और वहां भी ये वैध है। स्विट्जरलैंड में यूथनेशिया की एक अलग फॉर्म यानी असिस्टेड सुइसाइड लीगल है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें किसी को निजी फायदा ना हो। जर्मनी में भी असिस्टेड सुइसाइड को एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में मान्यता मिली है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अब भी मना है। अब बात करते हैं कनाडा की, जहां 2016 में MAID यानी मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग को लीगल किया गया। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और जीवन की गुणवत्ता बहुत गिर चुकी है, तो वह रिक्वेस्ट कर सकता है कि डॉक्टर उसकी लाइफ एंड करने में मदद करे। हाल के वर्षों में कनाडा ने इस कानून में मेंटल इलनेस जैसी स्थितियों को भी शामिल करने की तैयारी दिखाई है, जिससे एथिकल डिबेट्स और तेज हो गई हैं। भारत में स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पैसिव यूथनेशिया को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंडीशनल अप्रूवल मिला, जिसमें डॉक्टर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर मरीज को नेचुरल डेथ की ओर जाने देते हैं। इसका भी प्रोसेस काफ़ी जटिल है। लिविंग विल होना ज़रूरी है, मेडिकल बोर्ड की समीक्षा होती है और कोर्ट की अनुमति भी ली जाती है। एक्टिव यूथनेशिया अब भी भारत में इलीगल है। भारत में यह मुद्दा अरुणा शनबॉग केस के बाद ज़्यादा चर्चित हुआ, जिसमें 42 साल तक कोमा में रही एक नर्स के लिए यूथनेशिया की मांग की गई थी। कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया को ठुकरा दिया। अमेरिका में भी स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे ऑरिगन, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो और वर्मोंट में असिस्टेड डाइंग को लीगल किया गया है, लेकिन बाकी राज्यों में इसे अपराध माना जाता है। ऑरिगन पहला राज्य था जिसने 1997 में डेथ विद डिग्निटी एक्ट पास किया, जिसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई। यहाँ भी मरीज को मानसिक रूप से स्टेबल होना चाहिए और उसकी मौत निश्चित समय सीमा में होने की संभावना होनी चाहिए। जापान और चीन जैसे देशों में यूथनेशिया को लेकर काफ़ी कल्चरल हेजिटेशन है। जापान में कुछ रेयर केसेस में पैसिव यूथनेशिया एक्सेप्ट की गई है, लेकिन कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। चीन में यह विषय अभी भी टाबू की तरह देखा जाता है और कानून इस पर काफ़ी कड़े हैं। इस्लामिक देशों जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान या पाकिस्तान में यूथनेशिया को धार्मिक आधार पर पूरी तरह फॉरबिडन माना गया है, क्योंकि वहाँ जीवन और मृत्यु को सिर्फ ईश्वर का अधिकार माना जाता है। वहाँ यह न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि इसे पाप भी समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ हाल ही में विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्यों ने वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग को लीगल किया है। यहाँ भी काफ़ी सख्त नियम हैं। मरीज को 2 डॉक्टर्स की राय, मेंटल फिटनेस और इरिवर्सिबल इलनेस
जैसे पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में अब भी यूथनेशिया इलीगल है, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं। कोलंबिया एक ऐसा लैटिन अमेरिकन देश है जहाँ यूथनेशिया लीगल है और वहाँ इसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट की तरह ट्रीट किया गया है। इन सभी देशों की नीतियों को देखकर यह समझ आता है कि यूथनेशिया सिर्फ मेडिकल या लीगल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सवालों से भी गहराई से जुड़ा है। कोई देश इंसान की ऑटोनॉमी यानी अपने जीवन और मृत्यु पर अधिकार को सबसे ऊपर मानता है, तो कोई देश इसे भगवान की मर्जी मानकर कानून से बाहर रखता है। इन नीतियों में एक और चीज़ कॉमन है, सेफगार्ड्स। हर देश जो इसे अलाउ करता है वह ऐसे नियम बनाता है जिससे इसका मिसयूज ना हो, यानी मरीज की हालत क्लियर हो, उसकी सहमति डॉक्यूमेंटेड हो और कोई भी दबाव ना हो। ये सेफगार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यूथनेशिया जैसे कदम का गलत इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। इस पूरे लैंडस्केप से एक बात साफ होती है, दुनिया अब सिर्फ जीने की नहीं बल्कि कैसे मरें की बहस की तरफ भी बढ़ रही है। यूथनेशिया को लेकर पॉलिसीज इवॉल्व हो रही हैं और शायद आने वाले वक्त में ज़्यादा क्लैरिटी और एम्पैथी दोनों आएंगे। लेकिन तब तक ये सवाल बना रहेगा, क्या किसी को अपनी मौत चुनने का हक है, और अगर है तो कहाँ, कैसे और किस हद तक। यूथनेशिया का भविष्य जितना तेजी से बदल रहा है उतना ही ज्यादा ये नए सवाल खड़े कर रहा है। जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की उम्र बढ़ रही है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में जहां इंसान मशीन्स के सहारे जिंदा है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, वहां यूथनेशिया एक प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरह सामने आता है। पर क्या हर कोई इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये फैसला बिना किसी दबाव के ले सके, या फिर कहीं ये इच्छा भी सोसाइटी, लोनलीनेस या गिल्ट का प्रेशर बनकर सामने तो नहीं आ रही? और अगर यूथनेशिया लीगल हो भी जाए तो क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि इसका गलत यूज नहीं होगा? इन सवालों से हम बच नहीं सकते। साथ ही एआई और न्यूरोसाइंस के बढ़ते इंटीग्रेशन के साथ आने वाले वक्त में शायद हम इंसानी कॉन्शियसनेस को बेहतर समझ सकें और ये डिसाइड कर सकें कि किसी की सफरिंग कितनी रियल है। लेकिन इससे एथिकल जटिलताएं भी बढ़ेंगी। क्या हम किसी के दर्द को ऑब्जेक्टिवली माप सकते हैं? क्या हम उसके लिए सही निर्णय ले सकते हैं? यूथनेशिया सिर्फ मेडिकल या लीगल मुद्दा नहीं, ये इंसानी समझ और वैल्यूज़ की अल्टीमेट परीक्षा है। आने वाले समय में ज़रूरत होगी एक ऐसे डायलॉग की जो खुला हो, ईमानदार हो और इंसानियत के मूल सिद्धांतों पर टिका हो। क्योंकि आखिरकार ये सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि हम कैसे जीना चाहते हैं और कैसे दुनिया से विदा लेना चाहते हैं। यूथनेशिया का मुद्दा सिर्फ जीवन या मृत्यु का निर्णय नहीं है, बल्कि ये उस बेहद निजी, गहरे और संवेदनशील मोड़ का नाम है जहां इंसान अपने अस्तित्व, दर्द और गरिमा के बीच जूझता है। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या सिर्फ सांस लेना ही जीवन है, या जीने का मतलब है सम्मान, सुख और आत्मनिर्णय का अधिकार? इस पूरे विचार में न तो कोई आसान जवाब है, न ही कोई एक सही रास्ता। फिलॉसफी हमें आत्मा और नैतिकता की बातें बताती है, साइकोलॉजी हमें इंसान के डर और तनाव को समझाती है, और न्यूरोसाइंस इस सब के पीछे काम कर रहे सिग्नल्स और कॉन्शियसनेस की गहराई खोलता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंपैशन, यानी करुणा। चाहे हम किसी भी पक्ष में हों, सबसे ज़रूरी ये है कि हम हर इंसान के दर्द को समझें, उसकी ऑटोनॉमी को सम्मान दें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सहारा दे, न कि दबाव। जीवन और मृत्यु के इस संक्रांति बिंदु पर ज़रूरत है संवेदनशीलता की, संवाद की और सबसे बढ़कर इंसानियत की। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है किसी को शांतिपूर्वक जाने देने की अनुमति देना। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। शायद कोई और भी इस सवाल से जूझ रहा हो। कमेंट में बताइए, क्या यूथनेशिया सही है या गलत? आपके विचार हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और भी ऐसे गहरे, मिस्टीरियस
और थॉट प्रोवोकिंग विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए, जहां हर सवाल एक नई खिड़की खोलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।